हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हिंदू एनालिसिस में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जनरल स्टडीज 1 से सोमनाथ टेम्पल, इट वाज इन न्यूज़, ये हेडलाइन थी आज की फ्रंट पेज में, दैट इज रेन ऑफ टेरर इज नेवर परमानेंट। तो ये मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मुझे इंपॉर्टेंट ये लगा कि सोमनाथ टेम्पल न्यूज़ में था और काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी है। महमूद गजनी हु हैड कम, उनकी एक रेड थी इंडिया के अंदर जिसमें उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को टारगेट किया था। बहुत पैसे होते थे और इनको बार बार इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नॉर्थ ईस्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ जियो टूरिज्म साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। तो एक पर्टिकुलर साइट थी, उसकी फोटो थी, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। अब जनरल स्टडीज 2 में आते हैं तो एक हेडलाइन है, इट्स बेसिकली इन रेफरेंस टू बीजेपी जो इतनी पावरफुल हो गई है, पूरा कंट्रोल हो रखा है बीजेपी का। तो उसको काउंटर करने के लिए ऑपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं कि हमको एक साथ आना चाहिए, हमको एक कोalition बनानी चाहिए या महागठबंधन। ठीक है, उसको बात करेंगे। अब ऐसी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर मेंस में एक बार क्वेश्चन आ गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा यहाँ पे। फिर आते हैं एडिटोरियल में। काबुल काफ़ी सारा न्यूज़ में है, तो उसमें एक एडिटोरियल था। मेरे को लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हो, बट मैंने की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं विद रेफरेंस टू द इशू ऑफ अफगानिस्तान इस एडिटोरियल में से, जो आपको मेंस के लिए हेल्प करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इज अ स्कीम बाय द ओडिशा गवर्नमेंट, सॉरी आपका दलिता बंधु स्कीम, इट इज़ अ स्कीम बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। तो टीआरएस पार्टी ने इसको रिलीज़ किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे क्या फीचर्स है इसके, और इसके साथ एसोसिएटेड इश्यूज, ये लिखा है ना, इट इज़ फ्लेड, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट, तो इसको देखेंगे। अब इसी रिगार्ड में नवीन पटनायक ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की है, तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ थी, दैट इज अबाउट जाइडस कैडिला की जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, उसको कवर करेंगे। फिर हम पाम ऑयल प्लान की जो स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब है हमारा एजेंडा आज के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस पे। तो ये थी हेडलाइन फ्रंट पेज पे, रेन ऑफ टेरर इज नेवर परमानेंट। ठीक है, ही मेड एन अनाउंसमेंट इन द सोमनाथ टेम्पल। अब हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस पे एक क्वेश्चन आया था इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, बिल्कुल जनरल स्टडीज जैसा है एक्चुअली, तो आई हैव शेयर्ड दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? आप इसका कमेंट देके बता सकते हैं, अपने जो भी चैट बॉक्स होता है उसमें आप इसको लिख सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक यू टू गूगल दीज टर्म्स एज वेल, दीज साइट्स। Okay, now Somnath Temple. The Somnath Temple is located in Gujarat state. It is located in the Saurashtra region. And it was mentioned, Somnath इतना important है that it was mentioned in the Rigvedic text. तो ऋग्वेदिक आप समझते हो? ऋग्वेदिक टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, वी आर रेफरिंग टू अ टाइम पीरियड ऑफ अबाउट 15,000 BC, मतलब बहुत पुराना, सबसे एंशियंट। तो 15,000 BC से 1000 BC का टाइम पीरियड हम बोल रहे हैं। तो उसमें मेंशन किया गया है कि देयर वाज सोमनाथ टेम्पल, एंड सोमनाथ टेम्पल इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा। अब ये सोमनाथ टेम्पल में काफ़ी सारे पैसे होते थे, तो इट यूज टू अट्रैक्ट इन्वेडर्स। गुजरात भी है, गुजरात वेस्टर्न साइड में है, तो इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करता था। सबसे फेमस था द रेड ऑफ महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने 17 टाइम्स ही रेडेड इनटू इंडिया, और एक रेड तो सिर्फ सोमनाथ टेम्पल को अटैक करने के लिए थी। तो बार बार इस टेम्पल को तोड़ा गया फॉरेन इन्वेडर्स द्वारा, और बार बार इसे बनाया गया। सो अबाउट 7 टाइम्स दिस टेम्पल हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड। लास्ट टाइम इट वॉज रिकंस्ट्रक्टेड बाय इंडियाज फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इस रेफरेंस में सोमनाथ टेम्पल के अगर हम गूगल करते हैं हु रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल, तो प्रतिष्ठा किंग नागभट्टा 2 का नाम आता है। तो एक ये है, और एक है किंग मैत्रेय ऑफ वल्लभिनी। तो ये मैंने सोमनाथ की जो टेम्पल के हर एक वो लिटरेचर नहीं होता वहाँ से उठाया, इट्स नॉट विकिपीडिया। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है।
अब आते हैं महागठबंधन पे। ठीक है, चलता रहता, कुछ होता खास है नहीं वैसे, एक्सेप्ट फॉर बिहार इट वाज सक्सेसफुल। ओके, ऑपोजिशन लीडर्स कॉल फॉर यूनिटी टू टेक ऑन बीजेपी। मुझे हेडलाइन मिल गया, काफी है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब मेंस में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। द इंडियन पार्टी सिस्टम is passing through a phase of transition which looks to be full of contradiction and paradoxes. Discuss. ठीक है, इंडियन पार्टी सिस्टम पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। तो एक चीज है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपको एटलीस्ट थोड़े से ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है। आई डोंट रियली वॉन्ट यू टू रीड द एंटायर थिंग, तभी मैंने जानबूझ के इसको डाला ही नहीं है, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए अबाउट द पार्टी एक्टिविटीज, क्या क्या हो रहा है, और इसको आप अलाइन कैसे करोगे जनरल स्टडीज 2 के साथ। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। जैसे ये कम्युनिस्ट पार्टी के है तो हमें पता है उनकी लेफ्ट आइडियोलॉजी है, उनकी एक वे ऑफ थिंकिंग है। लाइक वाई कांग्रेस इज सेंटर से थोड़ा लेफ्ट, बीजेपी सेंटर से थोड़ा राइट। ठीक है, दे फेवर कैपिटलिज्म, ये थोड़े लेफ्ट के व्यूज फॉलो करते हैं। बट वी आर सीइंग अ फेज ऑफ डाइल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजीज। वो डाइल्यूशन फॉर इलेक्टोरल गेन्स, दे आर विलिंग टू डाइल्यूट सर्टन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजीज देख रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि शिवसेना और कांग्रेस दोनों आर पोल्स अपार्ट बट दे आर टुगेदर, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट ज्वाइन करी है। अब मान लो कोई शिवसेना को वोट करता है, वो सोचता है कि उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड होगा विच इज एंटी कांग्रेस, पर एंड ऑफ द डे उन्होंने साथ में कोalition बना ली। एंड लाइक वाइज अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में पीडीपी इज अ सेपरेटिस्ट पार्टी, बीजेपी इज अ नेशनलिस्ट पार्टी, बट देन अगेन दे फॉर्म्ड अ कोalition. And within this also we see a change in stance on reservation and many other ideological features. ठीक है, तो ये डाइल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजीज वैसे। फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट जब अपनी अंदर पार्टी की बात होती है तो डायनेस्टिक प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। आई नो क्या दिमाग में है, डायनेस्टिक प्रिंसिपल्स। तो डायनेस्टिक प्रिंसिपल्स, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर पार्टी, बट सब में देखे जा रहे हैं। And likewise, they talk about transparency, they talk about more information, but अपने पार्टी में नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते। फिर पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कि सब एक साथ कलेक्टिव होते हैं वो लोग, पर देखा क्या जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में पर्सनालिटी कल्ट है ना। बीजेपी नरेंद्र मोदी वेव, likewise कांग्रेस being associated with राहुल गांधी, so there is a personality cult। और अगर ये पर्सनालिटी खत्म हो गई तो पॉलिटिकल पार्टी भी खत्म हो गई, तो उसकी उतनी रेलेवेंस नहीं रहती है। फिर हम रीजनल पार्टीज का फेस देख रहे हैं। पहले तो था कि पहले देयर वाज ओनली वन पार्टी, कांग्रेस वाज देयर एट सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। फिर बाद में स्टेट्स में रीजनल पार्टीज आनी शुरू हो गई, फिर कोalition बनानी शुरू कर दी उन्होंने, सेंटर में गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया। अब हम एक फेज देख रहे हैं वेयर द नेशनलिस्ट पार्टी इज मेकिंग स्टेट्स में ज़्यादा प्रेजेंस देख रहे हैं हम उसकी। तो ये सब कुछ पैराडॉक्सेस है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है जो मैंने लिस्ट किए हैं। आप अपना खुद का आंसर लिख सकते हैं और टेलीग्राम पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अबाउट जाइडस कैडिला, एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, उनकी एक वैक्सीन है। ठीक है, तो उस वैक्सीन को दे आर टेस्टिंग ऑन चिल्ड्रन। ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज अभी तक चिल्ड्रन के लिए नहीं था, अबव 18 था, तो अब चिल्ड्रन पे भी टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना है, मतलब कंट्री में सबको एक इम्यूनिटी हो, तो हमें बच्चों को भी तो फोकस करना पड़ेगा। स्कूल्स खोलने हैं, सब स्कूल से कितना नुकसान हो रहा है जो स्कूल्स बंद हो रखे हैं, तो हमें उन पे भी फोकस करना है। तो जाइडस कैडिला हैज़ द फर्स्ट वैक्सीन, उनको अप्रूवल मिल गया है यहाँ पे। तो ये है। अब जाइडस कैडिला के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर ड्रग रेगुलेटर के बारे में। तो जाइडस कैडिला जो है ना आपका, जाइडस कैडिला, इट इज द इंडियाज फर्स्ट डीएनए प्लास्मिड वैक्सीन।
my pen is slightly lagging. Yeah, DNA प्लाज्मिड. नॉर्मली जो हम आपको पता होगा सार्स कोरोना वायरस है वो आरएनए बेस्ड है, तो नॉर्मली आपकी वैक्सीन्स आरएनए होती है एक्सेप्ट फॉर कोविशील्ड. ये जो बता रहा हूँ ये प्रीलिम्स में आपको हेल्पफुल रहेंगे ये क्यूज आइडियाज. सो दिस इज अ डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन. और इसमें एक और एक चीज़ डिफरेंट है कि इसके अंदर नॉर्मली जो वैक्सीन है जैसे कि आपकी कोविशील्ड है, तो कोविशील्ड में क्या कर रहे हैं, कोविशील्ड में आपका कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं. इनफैक्ट सारी वैक्सीन कोर्बीवैक्स में भी ऐसे हो रहा है, तो स्पाइक प्रोटीन को इंजेक्ट कर रहे हैं. इसमें जो कर रहे हैं हम लोग जाइडस कैडिला में, हम लोग एक डीएनए लिख रहे हैं, एक कोडिंग कर रहे हैं हम लोग सेल के अंदर, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं. तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली, हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर और बॉडी खुद स्पाइक प्रोटीन बना रहा है. सो दैट इज वन यूनिक थिंग अबाउट जाइडस कैडिला. तो एक ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. और दूसरी बात ये है दैट इज इट इज 3 इंजेक्शंस. तो नॉट 3 इंजेक्शंस, 3 doses of vaccines will be there because this is the only vaccine जिसमें इंजेक्शन के बिना भी आपको डोज दिया जा सकता है. एक प्रेशर एप्लीकेटर है, तो प्रेशर के थ्रू वैक्सीन आपके ब्लड में चला जाएगा. तो ये था जाइडस कैडिला के बारे में ब्रीफ में. इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन. अब आते हैं रेगुलेटर के ऊपर. रेगुलेटर बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है ना. तो हमेशा आप देखोगे कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, या उन्होंने कहा है दैट वैक्सीन की एफिकेसी इतनी है. तो ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है कौन? द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. अब जब हम उसकी वेबसाइट में जाते हैं, इस बॉडी की वेबसाइट में, तो हम देखते हैं दैट इट इज अफिलिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये रेगुलेटरी बॉडी किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ ड्रग्स के रिगार्ड में ही. देयर इज अ बॉडी नोन एज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. अब आप सोचोगे कि फार्मास्यूटिकल है तो हेल्थ केयर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स उसमें आता है, वो ड्रग्स की प्राइसिंग के लिए. ये वाला जो है इट इज़ अबाउट द रेगुलेटरी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स या कॉस्मेटिक्स जो आप खरीदते हो, वो सारा अप्रूवल यहाँ से आ रहा है. अब इस रेफरेंस में गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है विच इज़ नोन एज सुगम. So Sugam is a e-governance system to discharge various functions performed by the CDSCO. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पे. अब आते हैं, एक न्यूज़ थी अबाउट अफगान रेफ्यूजीज. ठीक है, तो अफगान रेफ्यूजीज जो है वो एम्बेसीज के बाहर, दिल्ली में एम्बेसीज है ना काफ़ी सारी, ऑस्ट्रेलिया की है, यूएस की अलग अलग, तो उनके बाहर वो लोग खड़े हैं. वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं, उनको कुछ कंसर्न्स है तो वहाँ पे खड़े हैं. तालिबान का इशू रखा है. तो ये न्यूज़ एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट ये लगा मेरे को दैट वी नीड टू लुक इनटू आवर ओन. हमको रेफ्यूजी पॉलिसी को कंसिडर करने की ज़रूरत है. हमारी कंट्री में रेफ्यूजीज बहुत है और होगा, आगे भी चलता आएगा. अभी अफगान में जो टेंशन हो रही है अफगानिस्तान में, चांसेस है दैट पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान विल मूव टू इंडिया एज रेफ्यूजीज. दे विल नॉट बी सिटीजन्स, दे विल बी रिसाइडिंग इन अ कंट्री, दे विल बी डिमांडिंग जॉब्स. ठीक है, सो डिमांडिंग जॉब्स विल हैव टू प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर. ठीक है, एंड लाइकवाइज हमारे पास एग्जिस्टिंग भी रेफ्यूजीज है, जैसे कि तमिल, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान, तिब्बत, रोहिंग्या. तो हमको उनके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक पेपर पे क्लियरली लिखना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज है व्हेन इट कम्स टू रेफ्यूजीज. और जब रेफ्यूजी होंगे उसका एक और एक रीज़न है दैट दे शुड प्रोवाइड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज. अगर आप उनके बारे में प्रोविजनिंग कर रहे हो तो प्रेशर ऑन रिसोर्सेज होगा. और फिर इंडिया की अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, वी नीड टू लुक इनटू दैट ऑल्सो. और फिर कौन से एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है अबाउट द रेफ्यूजी राइट्स, वो आपको पता होना चाहिए. तो ये भी एक क्वेश्चन है, आ सकता है मेंस के अंदर जनरल स्टडीज 2 में विद रेफरेंस टू रेफ्यूजीज.
तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. So there is an urgent need today to clinically address the issue of refugee protection in India and put in place appropriate legal and institutional measures. Discuss. अब आते हैं नेक्स्ट इज अबाउट पाम ऑयल प्लान. तो पाम ऑयल के लिए एक्चुअली एक स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है. ठीक है, तो केरला में प्रमोट कर रहे हैं. तो कह रहे हैं कि केरला में बिकॉज ऑफ द स्कीम दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, तो केरला में काफ़ी लोग इवन रबर प्लांटेशन छोड़ के दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल. तो ये सब यहाँ पे बताया गया है. इवन रबर फार्मर्स विल मूव टू दिस. तो देख लेते हैं, ये PIB है तो कौन सी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है. So the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to launch a new mission on oil palm to be known as the National Mission on Edible Oils, Oil Palm. तो ये एक नई स्कीम है. This is a centrally sponsored scheme. एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहाँ पे सिर्फ सेंटर डोनेट करती है, सेंटर प्रोवाइड करती है. बट यहाँ पे इट विल बी इन पार्टनरशिप, सेंटर का एज वेल एज स्टेट्स दोनों को देना पड़ेगा यहाँ पे पैसे. और यहाँ इस स्कीम के अंदर स्पेशल फोकस दिया जाएगा ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और इस स्कीम से ये होगा कि हम अपनी इंटरनेशनल डिपेंडेंस, हम ज़्यादातर पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हम इंडिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने पे फोकस्ड है. तो इस स्कीम के टू मेन एरियाज है, टू मेन डोमेन्स है. दैट इज प्राइस अश्योरेंस, मतलब अगर कोई कल्टीवेट कर रहा है उसको पक्का एक गिवन प्राइस मिलना चाहिए. तो उस गिवन प्राइस को उस फार्मर को कि नुकसान ना हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक वायबिलिटी प्राइस डिफाइन करेंगे कि ये उसकी कॉस्ट है, इससे ऊपर इसको मिलना चाहिए. ठीक है, तो प्राइस अश्योरेंस. और एंड दूसरा एक फोकस एरिया है दैट इज टू प्रमोट पीपल कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे इसके अंदर. दे आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ऑफ इनपुट्स. तो जैसे कि अगर मान लो कोई रीप्लांटेशन कर रहा है या ऑयल पाम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको इनिशियल कुछ कैपिटल दिया जाएगा. तो ये आइडिया है अबाउट दिस स्कीम एंड दिस विल बी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम. अब आते हैं नेक्स्ट. दिस इज अबाउट द फॉल ऑफ काबुल, द फ्यूचर ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स. एडिटोरियल में बहुत मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने बस कुछ ही चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है. तो ये बेसिक क्या बात कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो टेंशन हुआ है बिकॉज ऑफ द तालिबान, सो देर इज अ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल वैक्यूम. US सडनली निकल गया है, सो देर इज एन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल वैक्यूम इन अफगानिस्तान. तो अब यहाँ पे तालिबान आ गया है. ठीक है, तालिबान इज एंटी US, पक्की बात है. चाइना डजंट लाइक USA, ईरान डजंट लाइक USA. सो नाउ देर इज एन एक्सेस, एक एक्सेस बन गया है इन दिस रीजन हु डज नॉट लाइक USA. अब इंडिया और USA एक साथ आ रहा है जैसे कि क्वाड ग्रुप. तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया के लिए कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. एडिटोरियल ने ये नहीं बताया क्या इम्प्लीकेशंस, पर हमें पता है कि इंडिया को नुकसान होने वाला है. जैसे कि इंडिया के जो सेंट्रल एशिया प्रोजेक्ट्स थे, राइट, इंडिया सीज अफगानिस्तान एज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया. तो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और फिर आगे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, वो सब हैम्पर हो जाएंगे. अब इस केस में ये सजेस्ट कर रहे हैं दैट इंडिया शुड कंसिडर टॉकिंग टू द तालिबान. ट्रेडिशनली इंडिया का स्टैंड रहा है कि इट इज़ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक नहीं है, तो हम इससे बात नहीं करेंगे. बट अभी हम देख रहे हैं एक शिफ्ट है, बिकॉज इन म्यांमार ऑल्सो यही स्टैंड था, बट अभी वहाँ पे एक कूप हुआ है एंड देयर इज़ अ मिलिट्री गवर्नमेंट नोन एज जनता. सो इंडिया इज रिकॉग्नाइजिंग इट, इंडिया इज हैविंग सम टॉक्स विद इट. तो सेम कैन बी डन विद तालिबान, अपना स्टैंड थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं. और दूसरी बात ये सजेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है ऐसा होगा नहीं, बट इंडिया शुड कंसिडर फोकसिंग ऑन हैविंग बेटर रिलेशंस विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल है ऑन तालिबान, ऐसा बोला जाता है. तो ये ऐसा फोकस इनको करना चाहिए. अब आते हैं TRS दलिता बंधु स्कीम. तो जो TRS दलिता बंधु स्कीम है, दैट इज इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द अर्लियर स्कीम विच इज नोन एज ऋतु बंधु योजना और ऋतु बंधु स्कीम.
ये एक स्टेट ने स्कीम लेके आया है, आंध्र तेलंगाना का स्टेट, जहाँ पे फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं और उनके कुछ इनपुट कॉस्ट होते हैं, ठीक है, उनको सीड्स पे खर्चा करना होता है, उनको पानी पे, फर्टिलाइजर्स पे, तो उनको विदाउट एनी कंडीशन बेस्ड ऑन द लैंड दे हैव अ डायरेक्ट इनकम इज प्रोवाइडेड, कुछ पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो इसी स्कीम से इंस्पायर होके सेंटर ने पीएम किसान योजना रिलीज करी थी और ईसा ने कालिया योजना लॉन्च की थी। सो ऋतु बंधु स्कीम, इट्स अ वेरी गुड स्कीम एंड इट इज़ वन एग्जाम्पल वेयर वी सी कि एक स्टेट एक अच्छी स्कीम लेके आता है और सेंटर उसको इम्प्लीमेंट करता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पे इन्होंने स्कीम लॉन्च की है फॉर दलिता बंधु स्कीम। So Dalita Bandhu scheme is providing, it's a scheme to provide direct cash benefit. तो कैश उनको डायरेक्टली उनको हैंड ओवर किया जाएगा थ्रू वेरियस अदर स्कीम्स बाय हेल्प ऑफ 30 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट बैंक लिंकेजेस। तो अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मीडियम से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब एक चीज़ हमें कंसिडर कर सकते हैं, आर वी एंटरिंग इनटू अ फेज वेयर वी कैन हैव अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर ऑल सिटीजन्स। हम फार्मर्स के लिए कर रहे हैं, हम लोग दलिता बंधु को कंसिडर कर रहे हैं। सो शुड वी हैव अ डिबेट ऑन यूनिवर्सल बेसिक इनकम? इंडिया के पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने रेकमेंड किया था। इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन वी विल डिस्कस इट। अब इस स्कीम में एक प्रॉब्लम ये है दैट दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अ बाइपोल बाउंड असेंबली। somehow seems it is a violation of मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक स्टेट की पार्टी अपनी पोजीशन को शायद अब्यूज कर रही है सो दैट इट गेन्स इलेक्टोरल एडवांटेज। तो ये एक इशू है यहाँ पे। अब आते हैं जॉनसन एंड जॉनसन सीक्स अप्रूवल फॉर कोविड वैक्सीन ट्रायल्स ऑन एडोलेसेंट्स। इस वैक्सीन में इतना याद रखना है दैट दिस वैक्सीन इज अ सिंगल डोज वैक्सीन and one of the vaccines which has been given emergency use approval। तो emergency use approval देख लेते हैं। तो emergency use approval मतलब हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम उसको फाइनल कर दें। हम कहते हैं कि इट इज सेफ। हम मतलब कौन? ड्रग रेगुलेटर। आपको पहले बताया था इसके बारे में। तो emergency use authorization मतलब कि नॉर्मली कोई ड्रग होता है तो उसके 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 3 मीन्स ह्यूमन ट्रायल्स। तो इवन दो वी डोंट हैव एडिक्वेट डेटा बट इट फील्स कि पब्लिक पर्पस सॉल्व होगा अगर हम ड्रग को रिलीज करते हैं। अगर हम वैसे भी ड्रग नहीं देंगे तो लोग वैसे भी मरने वाले थे या कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी। सो गिवन कि थोड़ा बहुत डेटा है कि हमें पता है कि सेफ है, तो फिर इमरजेंसी यूज अप्रूवल आ जाता है यहाँ पे। इंडिया यूएस के केस में इट इज़ वेरी क्लियरली मार्क्ड कि कब इसको दिया जाएगा, बट इंडिया के केस में बहुत रिसेंट है और हमने इस पर डेलिब्रेट नहीं किया है। बट इवन देन काफ़ी सारी वैक्सीन जैसे कि कोविशील्ड, स्पुटनिक, मॉडर्ना एंड नाउ जॉनसन एंड जॉनसन हैव बीन गिवन इमरजेंसी यूज अप्रूवल। अब आते हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर। ही हैज लॉन्च्ड अ स्मार्ट हेल्थ कार्ड फॉर पुअर इन ओडिशा। तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड आपने सुना है, किसान क्रेडिट कार्ड? या आप मान लो कि एक किसी को कार्ड दे दिया है जो सबसे पुअर बैकग्राउंड से है, पीपल हु आर बेनिफिशरीज ऑफ स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम्स, अन्नपूर्णा, अंत्योदय योजना। तो इन स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज है उनको स्मार्ट हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। जैसे डेबिट कार्ड होते हैं, तो मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, अब उसके पास चॉइस है कि वो गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि जैसे स्वाइप आप किसी भी एटीएम पे जा सकते हो, वैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में, पब्लिक हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, वो जा सकता है और हेल्थ केयर अवेल कर सकता है। तो नॉर्मली गरीब जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होते हैं और उनकी क्वालिटी का कंसर्न रहता है। तो दिस इज अ गुड स्कीम वेयर इट मेक्स इंश्योर्स दैट द हेल्थ केयर बिकम्स इंक्लूसिव। सो दिस इज अ स्टेट फंडेड हेल्थ डेबिट कार्ड स्कीम। तो ऐसे नहीं कि उसमें से पैसे निकल जाएंगे कार्ड लेके, बट वो उसको रिडीम कर सकता है, हेल्थ सेक्टर में जाके किसी हॉस्पिटल में उसको रिडीम कर सकता है। और ये कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगा जो इसके लिए इम्पैनल्ड है। तो ये था अबाउट स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना। अब आते हैं जीएसआई के ऊपर। तो जीएसआई लिस्ट जियो टूरिज्म साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो जियो टूरिज्म का यहाँ पे मतलब है जियोलॉजिकल।
तो जियोलॉजिकल साइट्स है इंडिया के अंदर। आज के प्रेजेंट टाइम्स में टूरिज्म जो हो रहा है, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द जैसे ताजमहल या बेसिक सोमनाथ टेम्पल, उन पे नहीं है। आजकल लोग और एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड दे आर विलिंग टू मूव टू द रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज जहाँ पे पहले नहीं एक्सप्लोर किया गया है। तो इस केस में जियोलॉजिकल टूरिज्म हैज इमर्ज्ड। इनफैक्ट ये जो आपका राइटअप है दैट इज टेकन फ्रॉम द GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। तो वो कह रहे हैं द टूरिस्ट मैप ऑफ इंडिया वुड बी ग्रेटली एनरिच्ड बाय द इंक्लूजन ऑफ दीज जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, और इस केस में ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास साइट्स है अबाउट ओरोजेनी मतलब माउंटेन्स, फिर पैलियोलिथिक इन्वायरमेंट, पैलियो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एज वेल एज एक्सोटिक कलेक्शन ऑफ पैलियो फ्लोरा एंड फौना। तो उसके कंटेक्स्ट में आप ये साइट देख सकते हो। दिस कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ जियो टूरिज्म। तो यहाँ पे कार्विंग कर रखी है अबाउट एलिफेंट्स। तो दिस इज इन ओडिशा, दैट इज उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट। सो न्यूमरस रॉक कट स्कल्पचर्स एंड टेम्पल्स आर देयर। तो हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है और हमें इसको प्रमोट इसको करना चाहिए। तो इस केस में आपका GSI ने 32 साइट्स को अप्रूव किया है, वो जियो टूरिज्म और जियो हेरिटेज साइट्स। अब आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, MPC। तो MPC जो है आजकल, तो ये सब था हमारे आज के एनालिसिस में ऑन प्रेप IAS। यू वर वॉचिंग द डेली न्यूज़ एनालिसिस, हिंदू न्यूज़ एनालिसिस फॉर टुडेज डेट। Thank you for streaming in with me, Shubhashish Singh Reha.